नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे तराइन के युद्ध को। एक ऐसा युद्ध जिसने भारतीय राजनीति की पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया, जिसने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस युद्ध के घटनाक्रम को हम देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे जो तराइन का दूसरा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उस युद्ध का घटनाक्रम क्या था, क्यों पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध को हारे थे, इतने अलग अलग तरह के मत हैं इतिहासकारों में पृथ्वीराज की हार पर। वह सब कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं तराइन के युद्ध के विषय में। जब हम तराइन के युद्ध को देखते हैं तो उससे पहले हमको पृष्ठभूमि समझनी होगी कि यह युद्ध हुआ क्यों था। हमने देखा था कि गजनवी साम्राज्य को गौरी हरा देता है। पहले यह चालुक्य वंश के खिलाफ लड़ता है, लेकिन जब चालुक्य वंश इसको हरा देता है और चालुक्य वंश के खिलाफ इसको सफलता नहीं मिलती है, उस केस में यह फिर गजनवी साम्राज्य के लोगों को ही हराने लगता है, उनके ही क्षेत्रों पर अधिकार करने लगता है और इस तरह से अधिकार करते करते यह गंगा घाटी में पहुंच जाता है। हमने देखा था कि पंजाब के क्षेत्र में इसने गजनवी साम्राज्य के लोगों को हराया था और तबरहंद का जो किला था उस किले पर कब्जा कर लिया था। ये जो तबरहिंद था यह दरअसल दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो दिल्ली की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक था कि तबरहिंद के किले पर किसका अधिकार हो। यदि किसी बड़े शक्तिशाली शत्रु साम्राज्य का यहाँ पर अधिकार होता तो वह कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा था। और तोमरों से दिल्ली को जीत लिया था किसने? राजपूतों ने। यह हम देख चुके हैं। तो अब राजपूतों का अधिकार था दिल्ली पर और दिल्ली के निकट जो तबरहिंद था वहां के किले पर अधिकार हो गया था मोहम्मद गौरी का। इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए तबरहिंद पहुंच जाते हैं और वहीं पर तराइन के मैदान में 1191 में पहला तराइन का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में जो गौरी था वह पूरी तरह से हार जाता है, वह घायल हो जाता है और इसी तरह से एक सिपाही उसकी जान बचाकर ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार पृथ्वीराज के विषय में कहते हैं कि यह पृथ्वीराज की एक गलती थी कि जब मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरह हराया था तो उसको मारा क्यों नहीं, उसको जिंदा वापस क्यों लौटने दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वह दूसरा हमला नहीं करता और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इतना बड़ा परिवर्तन ना होता। फिर होता है तराइन का दूसरा युद्ध। एक साल के बाद ही 1192 में जो दूसरा युद्ध है तराइन का वह हो जाता है। इस दूसरे युद्ध के विषय में कहते हैं कि इसी समय जो जयचंद था, जो कि गहड़वाल वंश का राजा था, जिसकी पुत्री थी संयोजिता, जिसका विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, तो जयचंद ने संभवतः बुलाया था किसको? मोहम्मद गौरी को। ऐसे मत हमको मिलते हैं इतिहास में। लेकिन हम देखते हैं कि जब दूसरी बार मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान में आता है तो वह बहुत अच्छी तैयारी के साथ आता है। पहले युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को देख चुका था, इसलिए जब वह दूसरे युद्ध में आता है तो बहुत सारे राजनीतिक उपायों के साथ, राजनीतिक रणनीतियों के साथ, युद्ध रणनीतियों के साथ और सेना में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन करके यह दूसरे युद्ध के मैदान में आता है। इसने बहुत सावधानी पूर्वक पूरे युद्ध को नेतृत्व प्रदान किया और इसने एक बहुत बड़ा धार्मिक पक्ष इसमें जोड़ दिया, जिसके कारण तराइन के दूसरे युद्ध में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने बहुत शक्तिपूर्वक इस युद्ध में भाग लिया। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध है उसके विषय में सतीश चंद्र कहते हैं कि यह स्थिति की तुलना में आंदोलन का युद्ध था। मतलब एक तरह का धार्मिक आंदोलन एस्टेब्लिश हो गया था कि मुस्लिम शासक वर्सेस हिंदू शासक के मध्य यह युद्ध है। इसके साथ साथ जो मोहम्मद गौरी था इसके पास अच्छे घुड़सवार थे, हल्के हथियार थे, जिसके कारण यह पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सफल होता है। जो वर्तमान हिसार जिला है हरियाणा, यहीं पर सरस्वती या सिरसा के पास पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है और दूसरा तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब जो आपका यह पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया है, इस पे भी कई सारे मत हैं। कुछ कहते हैं कि वापस इनको शासन व्यवस्था स्थापित करने दिया गया, कुछ कहते हैं कि इनको थोड़े समय के बाद ही मार दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हमको मिलते हैं। हम समझना चाहें कि जो पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध हार गए उसके पीछे कारण क्या था। इसमें बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग व्याख्याएं अपनी देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि 1191 में जिस तरह से मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा था। इसने
पृथ्वीराज चौहान के मन में यह बात बैठा दी कि मोहम्मद गौरी कोई बड़ा योद्धा नहीं है, उसके साथ साथ यह केवल सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करना चाहता है। जैसे पूर्ववर्ती आक्रमणकारी थे, या हम कहे जो पहले के आक्रमणकारी थे, जो कि केवल संपत्ति को लूटना चाहते थे, तो उसी क्रम में इसको मात्र एक लुटेरा समझा पृथ्वीराज चौहान ने और इसको थोड़ा हल्के में ले लिया। और जब उसने तबर हिंद पर हमला किया तो उस समय इसको एक सीमांत हमला माना और उसी तरह से इससे निपटा गया। पृथ्वीराज चौहान ने जब प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया तो उसके बाद जब वह भाग रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने यह कोशिश नहीं की कि वह भारतीय क्षेत्र के पास से भी उसको भगा दे। वह युद्ध के मैदान से भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। यह एक कमी बताई जाती है पृथ्वीराज चौहान की। कुछ अन्य तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे धर्म पर राजनीति की उपेक्षा देखने को हमको मिलती है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने नैतिक मूल्यों को अधिक बल दिया। जब प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको इसलिए नहीं मारा कि यह राजपूतों का नैतिक धर्म था और राजपूतों के नैतिक धर्म से पृथ्वीराज चौहान पीछे नहीं होना चाहते थे। वह एक आदर्श थे राजपूतों के, आज भी हैं, तो उस आदर्श को वह तोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब 1191 के पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हारकर अपनी जान बचाकर भागता है तो पृथ्वीराज चौहान उसको जाने देते हैं और उसको मारते नहीं है। दूसरा कारण माना जाता है कि एक रणनीतिक चूक थी। इतिहासकारों का एक बड़ा समूह है, वह मानता है कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के दौरान कुछ गलत रणनीतियां अपनाई थी। उनकी जो सेना थी, उनकी जो योजना थी, वह मोहम्मद गौरी के मुकाबले कमजोर थी। गौरी की सेना में जो योद्धा थे वह ज्यादा अनुशासित थे, जबकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना में लोग थे वह व्यक्तिगत शौर्य पर ज्यादा निर्भर थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, जो आपकी गौरी की सेना थी, उस गौरी की सेना में जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में था वह केवल गौरी था, अर्थात केवल गौरी ही कमांड कर रहा था। उसी की बेसिस पे सारे लोग चल रहे थे। दूसरा हमने देखा था दास प्रथा, और उस दास प्रथा के साथ एक चीज हमने देखी थी कि दासों को सैन्य व्यवस्था में शामिल करना। और जब इन दासों को सैन्य व्यवस्था में शामिल किया गया तो यह पूरी तरह से मोहम्मद गौरी के लिए समर्पित थे। वहीं जब हम पृथ्वीराज चौहान की सेना देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे योद्धा हमको मिलते हैं जो अपने व्यक्तिगत शौर्य पर या सेल्फ कमांडिंग नेचर पर ज्यादा फोकस्ड थे। जो गौरी की सेना थी, इसकी सेना में ऐसे लोग शामिल थे जो इसके कमांड को पूरी तरह से मान रहे थे। वहीं जो पृथ्वीराज चौहान की सेना में थे वह ज्यादातर सामंती व्यवस्था से थे, और जब यह सामंती व्यवस्था से थे तो इनके पास अपनी सेना थी। हर सामंत के पास अपनी सेना थी और सेना रिपोर्ट करती थी सामंत को, सामंत रिपोर्ट करता था पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन सामंतों के भी जो विचार थे उनको पूरा आदर दिया जाता था, एक तरह का समझौता होता था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो निर्देश हैं वह सेना तक कितने प्रभावशाली रूप से पहुंचे इस पे भी संदेह है। वहीं मोहम्मद गौरी की सेना में जो आदेश होते थे वह सीधे पहुंचते थे सैनिकों तक और पूरी तरह से उनको लागू किया जाता था। एक कारण और देखते हैं कि संबंधों में हमको अस्थिरता दिखती है। जैसे जो राजपूत राज्य थे इनके मध्य गठबंधन का अभाव था। बहुत सारे राजपूत आपस में ही लड़ रहे थे। जैसे हमने पीछे बात की थी कि चालुक्य वंश का जब युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ तो चालुक्य वंश ने भी मदद मांगी थी, किससे? चौहानों से, और चौहानों ने मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि चौहानों और चालुक्यों के मध्य भी शत्रुता थी। इसके साथ हम देखते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे होते हैं और वह गंगा घाटी में विस्तार कर रहे होते हैं तो उस समय भी बहुत सारे लोग इनके शत्रु हो जाते हैं। गुजरात के क्षेत्र में इन्होंने विस्तार करना चाहा, पंजाब के क्षेत्र में वहां भी विस्तार करना चाहा। तो विस्तारवादी जो नीति थी चौहानों की, वह नीति आस पड़ोस के लोगों को शत्रु बना गई। तो यह भी कारण मिलता है कि जो अन्य राजपूत हैं वह पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या रखते थे और असुरक्षा की भावना उनमें बनी हुई थी। वह मानते थे कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़े ताकतवर योद्धा हैं और यदि वह युद्ध हारते हैं इससे मोहम्मद गौरी से तो वह कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा। जैसे इसमें नाम देखेंगे जयचंद का। जयचंद सहायता नहीं करता है पृथ्वीराज चौहान की, जबकि इनसे तो रिश्तेदारी भी थी। बाद में जब चंदावर का युद्ध होगा तो जयचंद भी हार जाएंगे, किससे? मोहम्मद गौरी से। तो जब इन पर हमला होता है पृथ्वीराज चौहान पर तब जयचंद सहायता नहीं करते हैं, और जब जयचंद पर हमला होता है उससे पहले ही पृथ्वीराज हार चुके होते हैं। तो यह जो संबंधों में अस्थिरता है यह एक प्रमुख कारण बनता है पृथ्वीराज चौहान की
हार के पीछे एक तथ्य और हमको मिलता है कि धोखे का प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। इसमें घटनाक्रम यह है कि बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला हुआ था वह मोहम्मद गौरी ने धोखे से किया था। रात के समय यह हमला हुआ था और हमला अचानक था। राजपूत इसके लिए तैयार नहीं थे और एकदम से हुए इस हमले के कारण जो राजपूत सेना थी उस सेना को कुछ समझ नहीं आया और वह सेना बिखर गई। संगठित होने का इनको समय ही नहीं मिला और यह प्रभाव हमको दिखता है पृथ्वीराज चौहान की हार पर। कुछ नई सैन्य तकनीकों का भी अभाव था। इसमें सबसे खास चीज जो घुड़सवारी थी, वह घुड़सवारी मोहम्मद गौरी की तरफ ज्यादा ताकतवर थी। घुड़सवारों पर जो तीरंदाज थे अर्थात चलते हुए घोड़ों पर जो तीर चलाने की क्षमता थी वह हमको मोहम्मद गौरी की तरफ ज्यादा दिखती है। तो इसके कारण भी पृथ्वीराज चौहान युद्ध को शायद हार गए थे। कुछ इतिहासकार हैं वह अपने अलग अलग दावे पेश करते हैं तराइन के युद्ध पर। वह कहते हैं कि जब युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज की सेना में 3 लाख घुड़सवार थे, 3000 हाथी थे। और यह बात बताता कौन है? फरिश्ता, जो कि 17वीं शताब्दी का एक इतिहासकार है। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे यह इतिहासकार है 17वीं शताब्दी का और युद्ध कब हो रहा है? 12वीं शताब्दी में। तो यह बाद में घटनाक्रम के विषय में लिख रहा है और इसमें ज्यादा प्रभावशाली यह दिखाना चाहेगा गौरी को, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान के पास बड़ी सेना है और उस बड़ी सेना को हराया किसने? गौरी ने, तो गौरी ज्यादा शक्तिशाली दिखेगा। यह प्रभाव हमको दिखेगा इतिहासकारों में भी। तो इस तरह के वर्णन फरिश्ता लिखते हैं और यह बताते हैं कि जो गौरी की सेना थी उसमें केवल 1,20,000 सैनिक थे और इतने कम सैनिकों के साथ भी मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता है। फरिश्ता यह भी कहता है कि पृथ्वीराज ने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी थी, जिनको कह रहा था हिंद के रायसों या हिंद के रियायतों के लोग, तो उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने मदद की भी थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। तो फरिश्ता ऐसे दावे करता है। यह दरअसल दिखाना चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान कमजोर नहीं थे उस समय, बल्कि पृथ्वीराज चौहान सैन्य रूप से बहुत ताकतवर थे और उसके बाद भी मोहम्मद गौरी ने उनको हरा दिया था। हालांकि जब बाद के इतिहासकार इस पर चर्चा करते हैं तो वह कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान की नीति थी विस्तारवादी नीति, अर्थात अपने क्षेत्रों को वह बढ़ा रहे थे। इसके कारण जो पड़ोसी राज्य के राजा हैं वह पृथ्वीराज चौहान से खुश हो यह थोड़ा मुश्किल है। और इसका एक बड़ा उदाहरण था जयचंद, जो कि रिश्तेदार होते हुए भी या हम कहें ससुर होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान का इनसे शत्रुता रखता था। तो जिस तरह की नीति थी पृथ्वीराज चौहान की अपने साम्राज्य का विस्तार करने की, उस नीति के कारण बहुत सारे लोग इनके शत्रु हो गए थे। तो जो फरिश्ता दावा कर रहा है कि हिंद के रायसों ने मदद की थी वह काफी हद तक फेल हो जाता है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकार बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान युद्ध को हारे थे उसके 2 प्रमुख कारण यह देख पाते हैं। यह कहते हैं कि जो राजपूतों की शांतिवादी प्रवृत्ति थी, अर्थात राजपूत शांत थे और गौरी की सेना ज्यादा आक्रामक थी। लेकिन जब हम देखते हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी का उत्तर भारत, तो उस समय हमने चर्चा की है जैसे कि बहुत सारे आपसी द्वंद्व थे, बहुत सारी आपसी लड़ाइयां थी। जितने भी वंश थे वह अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। तो जो शांतिवादी की बात है वह बात हमको दिखती नहीं है उत्तर भारत में। एक जो दूसरा तर्क यह देते हैं कि नैतिकता विहीन थे तुर्की जनजाति और जो राजपूत थे उनमें नैतिक मूल्य हमको बहुत ज्यादा दिखते हैं। यही कारण था कि 1191 में जब तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार जाता है, उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसको मारते नहीं है। तो जो दूसरा तर्क है कि राजपूत ज्यादा नैतिक थे और जो तुर्की जनजाति के लोग हैं यह ज्यादा आक्रामक थे। हमने इनकी व्यवस्था को देखा था कि कैसे यह उदित हुए थे। अपने क्षेत्र में यह लगातार लड़ रहे थे, इनके यहाँ संसाधन नहीं थे और हर आदमी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था। आपसी राज्यों से यह भी लड़ रहे थे और इनमें जनजातियां काफी ज्यादा थी, इनमें बर्बरता ज्यादा थी। तो वह सब कुछ हम देख पाते हैं। दूसरी जो सैन्य व्यवस्था वाली बात थी वह इसमें ज्यादा प्रभाव डाल देती है कि जो राजपूत वंश था या जो राजपूत सेना थी उसमें सामंतवादी सेना ज्यादा शामिल थी या सामंत उसमें ज्यादा शामिल थे। वहीं जो तुर्क सेना थी उसमें जनजाति ज्यादा शामिल थे जो पूरी तरह से मोहम्मद गौरी के आदेशों को मान रहे थे। और जो ये नैतिक मूल्य वाली बात है यह दरअसल इसलिए थी कि जो यह जनजातियां थी, स्पेशली तुर्की, यह मध्य एशिया के क्षेत्र में जो सिंधु नदी और आक्सस नदी के बीच का क्षेत्र है वहां पर रहने वाली पहाड़ी जनजातियां थी। लगातार यह युद्ध कर रही थी और जो इनके युद्ध थे वह किसी भी नैतिक मूल्य पर नहीं सही थे या सीधे सीधे युद्ध के मैदान में नहीं आते थे।
एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, बल्कि यह छुपकर, धोखे से, इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करते थे अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और अपने शत्रु को हराने के लिए। तो नैतिक मूल्य जो थे वह हमको तुर्की सेना में नहीं मिलते हैं। जगन्नाथ सरकार जैसे और मोहम्मद हबीब जैसे इतिहासकार कुछ और तर्क भी देते हैं। यह कहते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना और भारत में इस्लाम द्वारा बनाई गई नई संरचना यह तुर्कों की सफलता का कारण था। यह कहते हैं कि अरब, पठान, तुर्क यह सारे लोग एक हो चुके थे इसके द्वारा मुस्लिमों के ग्रुप के रूप में, और यह मिलकर हमला कर रहे थे। वहीं जो राजपूत थे उनमें आपसी वैर भाव था। इसके साथ राजपूतों में कौन श्रेष्ठ राजपूत है इस बात को लेकर भी द्वंद्व था। वहीं जो इस्लाम की व्यवस्था थी उस इस्लाम की व्यवस्था में जाति व्यवस्था यह नहीं पाते हैं, जिसके कारण यह ज्यादा संगठित होकर लड़ पाते हैं और राजपूतों के मध्य हमको बैर भाव दिखता है। यह तर्क है किसका? जगन्नाथ सरकार का और मोहम्मद हबीब का। लेकिन जब हम देखते हैं मुस्लिम समाज को तो वहां भी हमको जाति व्यवस्था दिखती है और जो कमजोर मुस्लिम हैं वह प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल नहीं होते थे या उनको शामिल नहीं किया जाता था। वहीं भारत में जो जनजातियां थी उनको भी राज्यों द्वारा संरक्षण दिया जाता था, वह भी राज्यों की तरफ से लड़ते थे। जैसे एक घटनाक्रम आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी के युद्ध में आप देखेंगे महाराणा प्रताप लड़ते हैं इसके खिलाफ, अकबर की सेना के खिलाफ। और महाराणा प्रताप की सेना में जो भील जनजाति है वह एक प्रमुख भूमिका में थी। तो इसी तरह से जो पुराने राजपूत थे उनमें ऐसी बहुत सी जनजातियां भी शामिल थी सैन्य व्यवस्था में जो सहयोग देती थी राजपूतों को। तो जो यह बात थी कि इस्लाम ने एक किया था मुस्लिमों को और राजपूतों की जो व्यवस्था थी उसने विभेद पैदा कर दिया था भारतीय समाज में, यह तर्क भी काफी हद तक गलत साबित होता है। हबीब साहब लिखते हैं यह अल बरूनी के विवरण को देखते हैं और उस विवरण के आधार पर यह तर्क देते हैं। यह कहते हैं कि मोहम्मद गौरी क्यों जीता, पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे, इसके दो कारण हमको मिलते हैं। यह कहते हैं क्योंकि जो जाति व्यवस्था थी उसके कारण राजपूत सेना में क्षत्रिय ही हमको ज्यादा मिलते हैं और इसी के कारण जो अन्य जातियां हैं वह युद्ध में भाग नहीं ले पाती हैं। मतलब युद्ध लड़ना क्षत्रियों का ही काम था, तो युद्ध कौन लड़ रहा था? क्षत्रिय केवल। लेकिन जो गैर क्षत्रिय है वह युद्ध के मैदान में शामिल नहीं हुए। इसके कारण जो सैन्य क्षमता थी वह सैन्य क्षमता कमजोर हो गई राजपूतों की और यह एक बड़ा कारण बना उनकी हार के पीछे। लेकिन जब हम देखते हैं तो जाट, मीना, कुंवर यह सारी निम्न जनजातियां हैं या निम्न जातियों के लोग हैं जो कि राजपूत सेना में सेवा दे रहे थे या राजपूतों की तरफ से या लड़ रहे थे। मुस्लिम समाज में जो व्यवस्था इनको मिलती है वह व्यवस्था है समानता की। लेकिन यहां भी आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर शूद्रों को और वैश्यों को शामिल नहीं किया गया था इस्लाम में। जब इस्लामीकरण हो रहा था, इस्लाम का विस्तार हो रहा था, तो उस समय भी इस्लाम में ज्यादा किसको शामिल किया गया? ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को। प्रारंभिक स्तर पर क्षत्रियों को ज्यादा शामिल किया गया था। तो वैश्यों को इन्होंने बाद में छुआ और शूद्रों को उससे बाद छुआ, मतलब उनको इस्लाम धर्म में बाद में परिवर्तित करवाया। और जो वैश्य और शूद्र का इस्लाम में परिवर्तित होने का क्रम है वह ज्यादा इनकी अपनी इच्छा पे हुआ था। मतलब ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हमको मिलते हैं कि जब वैश्य और शूद्र स्वयं ही इस्लाम में शामिल हुए थे। जैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ था और बौद्ध धर्म के उदय के साथ जो निम्न जातियां थी जिनको ब्राह्मणवादी समाज में अवहेलना झेलनी पड़ रही थी वह सारी जनजातियां शामिल हुई या वह सारी जातियां शामिल होना चाहिए बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और जितने भी संप्रदाय थे उनमें शामिल होने का इन्होंने प्रयास किया और बड़ी संख्या में शामिल भी हुए। इसी तरह से जब इस्लाम आया समानता की भावना के साथ तो उसमें भी बहुत सारे शूद्र और वैश्य अपनी इच्छा से शामिल हुए थे। तो जो इनका तर्क है कि समानता में विश्वास करते थे मुस्लिम, तो इन्होंने शूद्रों को, वैश्यों को क्यों इनको दूर रखा अपने समाज से या अपने धर्म से? जैसे हिंदू शासक या जो हिंदू शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था में शूद्रों की गिरी हुई स्थिति थी, महिलाओं की गिरी हुई स्थिति थी। उसी तरह की शासन व्यवस्था हमको मुस्लिम समाज में भी देखने को मिलती है। वहां पर भी जो निम्न जातियां हैं उनके साथ अपमानजनक व्यवहार लगातार किया जाता था। तो जो राय मोहम्मद हबीब का तर्क है जाति व्यवस्था को लेकर, मुस्लिम समाज में ज्यादा समानता थी और हिंदू समाज में समानता कम थी, उसके कारण मोहम्मद गौरी की सेना ज्यादा ताकतवर हुई और पृथ्वीराज चौहान की सेना कमजोर पड़ी, यह तर्क भी कुछ हद तक फेल कर जाता है।
लेकिन यह इतिहास में मत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक तर्क और दिया जाता है कि जो तुर्कों की सैन्य क्षमता थी वह सैन्य क्षमता चौहानों से अधिक थी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। यह लोग घुर से आए थे। घुर का क्षेत्र जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वहां पर धातु भंडार बड़ी मात्रा में मिल रहे थे। इसके कारण जो युद्ध के लिए हथियारों की आवश्यकता थी वह इनकी आसानी से पूरी हो जा रही थी। तो एक प्रभाव दिखता है हमको घुर क्षेत्र का, जिस पर अधिकार होता है तुर्कों का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है, रकाब का इस्तेमाल, और स्पेशली लोहे की रकाब। जब घोड़े पर चला जाता था तो यह लोहे की रकाब इस्तेमाल में लाई जाती थी। इस लोहे की रकाब के कारण चलते हुए तीर चलाना, मतलब घोड़े पर बैठकर चलते हुए तीर चलाना, या घोड़ा दौड़ाते हुए तीर चलाना, दौड़ते घोड़े के साथ भाला फेंकने की क्षमता, यह क्षमता हमको तुर्क सेना में ज्यादा दिखती है। भारतीय क्षेत्र में रकाब इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन लोहे का रकाब जो कि बड़ी ताकत थी तुर्क सेना में, वह अभाव मिलता है हमको राजपूत सेना में। जो भारतीय घोड़े थे वह घोड़े भी हमको कम ताकतवर मिलते हैं, क्योंकि जो तुर्कों के पास घोड़े थे वह अच्छी नस्ल के घोड़े थे। हमने देखा था कि जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहां पर घोड़े बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय क्षेत्रों में उनका आयात किया जाता था, वहां से घोड़े मंगवाए जाते थे। तो वहां पर जो घोड़े होते थे वह ज्यादा ताकतवर होते थे, या ज्यादा शक्तिशाली घोड़े वहां हमको मिलते हैं। इन घोड़ों के कारण जो सैन्य दक्षता है या जो सैनिकों की क्षमता है, उस क्षमता में काफी वृद्धि हो जाती थी। और क्योंकि यह सैनिक भी उसी क्षेत्र के थे, इसके कारण इन घोड़ों पर जो इनकी कमांड थी वह ज्यादा दिखती थी। तो एक प्रभाव दिखता है तुर्क सेना की क्षमता में, जो बढ़ा रही थी इन कुछ कारणों से। तो हमने बहुत सारे मत देख लिए। अब हमको यह समझना होगा कि वास्तविक कारण क्या था पृथ्वीराज चौहान की हार का, क्योंकि कई सारे मत हैं और उन पे विवाद भी हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या कोई ऐसा कारण है जिसको सारे लोग स्वीकार करते हैं, या सारे इतिहासकार जिस कारण को स्वीकार करते हैं, क्या कोई ऐसा कारण भी है? और क्या था वास्तविक कारण जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए? इसमें हम देखते हैं कि हमको छोटी छोटी घटनाओं पर फोकस नहीं होना होगा। हमको एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में इस पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। हमको समझना होगा कि 8वीं सदी के बाद और 11वीं शताब्दी तक जिस तरह से भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे, क्यों भारतीय समाज इतना बदला उस समय, उसको हमको एक बर्ड साइज व्यू के रूप में देखना होगा। तो हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में बड़े परिवर्तन हो रहे थे, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 8वीं शताब्दी से ही हो चुकी थी, या हम कहें उससे भी पहले। जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम लगातार विस्तार कर रहा था, और विस्तार के साथ साथ यह क्षेत्रों पर अधिकार भी कर रहा था। मतलब धर्म का विस्तार तो कर ही रहा था, लेकिन राजनीतिक रूप से भी विस्तार कर रहा था। राजनीतिक रूप से हो रहे इस विस्तार में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं इस राजनीतिक विस्तार में, मतलब जब उनका होता है इस्लामीकरण, तो उस इस्लामीकरण के कारण ऐसे एक बहुत बड़ा समूह खड़ा हो जाता है जिनकी एक भावना है, एक विचार है, और कहीं ना कहीं एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? अपने क्षेत्र का विस्तार करना किसी भी तरह से। ये जो बड़े परिवर्तन हो रहे थे 8वीं शताब्दी से ही, इस पर भारतीय राजाओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। भारतीय राजाओं में यह मान्यता थी कि यह अपने ही क्षेत्र में शासन करेंगे, यह कभी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे एक ध्यान होगा आपको नमक वाली बात की, समुद्र को यह लोग पार नहीं करेंगे, इससे धर्म भ्रष्ट होता है। तो यह जो विचार था, इसके कारण भारतीय राजाओं ने कभी बाहर आक्रमण ही नहीं किया, या अपने क्षेत्र का विस्तार भारतीय क्षेत्र से बाहर करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। अगर आप सोच के देखिए कि उस समय के भारतीय राजा जो इतने ताकतवर थे, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करते तो शायद आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। तो एक बड़ा कारण हमको दिखता है कि भारतीय राजाओं ने इन परिवर्तनों पर ध्यान ही नहीं दिया जो एक लंबे समय काल से हो रहे थे। और धीरे धीरे जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ पर अरब आक्रमणकारी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने लगे। उस समय भी भारतीय राजाओं ने ध्यान नहीं दिया, इनको केवल एक लुटेरा समझा। तुर्कों के साथ भी हमने यही देखा कि जब उन्होंने पहले हमला किया तो इनको मात्र एक लुटेरा समझा गया। इनको यह नहीं समझा गया कि यह राजनीतिक व्यवस्था को भी स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। और जब इनको हराया जाता था तो यह माना जाता था कि यह उपद्रवकारी है, और उपद्रवकारी को भगा दिया गया है तो अब यह दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। तो इस तरह से इनको काफी कम वेटेज दिया गया, जबकि यह एक व्यवस्था के तहत, व्यवस्था क्या थी? इस्लामीकरण की। उस व्यवस्था के तहत लगातार विस्तार कर रहे थे, लेकिन भारतीय राजा इन पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। दूसरे जो भारतीय राजा हैं, इनमें एकता का अभाव हमको दिखता है।
एक सबसे बड़ा कारण था। तो उत्तर भारत में इतने हमले हुए और अलग अलग हमलों के बाद भारतीय क्षेत्र को लूटा जाता रहा और भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता रहा। यह अभाव हमको अंग्रेजों के समय तक दिखेगा। उस समय भी जो भारतीय राजा होंगे वह आपस में लड़ते रहेंगे और अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का कई बार इस्तेमाल किया जाएगा अपने ही देश के राजाओं को हराने के लिए। यह अंग्रेज या फ्रांसीसी कभी कभी एक तरफ से लड़ते थे दूसरे राजा को हराने के लिए, फिर उसी राजा को हरा देते थे जिसकी तरफ से लड़ रहे होते थे। यह अभाव हमको एक लंबे समय काल में दिखता है और यह भूमिका बनाता है कि बाहर के आक्रमणकारी भारत पर हमला कर सके और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके। यह कमी जब हम राजपूतों में देखते हैं तो वह हमको और ज्यादा दिखती है, क्योंकि राजपूत कौन थे? क्षत्रिय थे। और राजपूत जब क्षत्रिय थे तो इनका धर्म क्या था? युद्ध करना प्लस शासन करना। और शासन करना, युद्ध करना अगर राजपूतों का धर्म था तो जाहिर सी बात है यह क्या करेंगे? विस्तार करेंगे अपने क्षेत्र का। और जब विस्तार करेंगे अपने क्षेत्र का तो युद्ध होंगे। इसके कारण हमको एक एकता का अभाव दिखता है भारतीय समाज में और यह भी एक प्रमुख कारण बना भारतीय समाज पर आक्रमण होने का। यहां तक हम देखते हैं कि जब महमूद की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी की भी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी यह भारतीय राजा एक नहीं हुए। इन्होंने देखा कि आपसी रंजिश के कारण ही अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी दोनों भारतीय क्षेत्र में सफल हुए। इन्होंने यहाँ पर भारतीय समाज को लूटा, लेकिन उसके बाद भी यह लोग एक नहीं हुए। उसके बाद भी यह लगातार लड़ते रहे। और जब आप मुगल आक्रमण देखेंगे तो उस मुगल आक्रमण में भी आप देखेंगे कि राजपूत वंश एक प्रमुख भूमिका निभाएगा मुगलों के भारत में आक्रमण के पीछे। वह हम आने वाले वीडियोस में डिटेल से कवर करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय समाज में किस तरह से एकता का अभाव था और उस अभाव के कारण भारतीय समाज हार रहा था। बाद में जब राजस्थान के क्षेत्र में, अजमेर के क्षेत्र में, कन्नौज के क्षेत्र में, बनारस के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में महमूद के उत्तराधिकारी हमले करते हैं तो वह दरअसल उतने ताकतवर होते नहीं हैं, लेकिन भारतीय समाज में फूट के कारण वह कुछ हद तक सफल हो पाते हैं। अगर इन्होंने सीखा होता पुराने हमलों से तो जब अगली बार हमले होते हैं या जब महमूद के उत्तराधिकारी हमले करते उस समय यह लोग बहुत तीव्रता से उत्तर देते, लेकिन उस समय भी आपसी रंजिश के कारण यह महमूद के उत्तराधिकारी भी सफल होते रहे। सतीश चंद्र इस पे एक अच्छा विवरण देते हैं। वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं और बताते हैं कि राजपूत क्यों हारे। हम कारण को देख रहे हैं जो सबसे संभावित और सबसे ज्यादा वास्तविक कारण है। राजपूतों के पास संगठन नहीं था, नेतृत्व का अभाव था, सामंती व्यवस्था पर यह लोग काम कर रहे थे। सेना की कोई एकीकृत कमान नहीं थी, जिससे जो सेना की आपूर्ति थी वह लगातार सुनिश्चित नहीं थी। वहीं जो तुर्की सेना है वह अस्थायी सेना व्यवस्था को बनाए थे। इनको नगद भुगतान किया जाता था और इक्ता प्रणाली के माध्यम से इनको भूमि दी जाती थी, जिससे यह लगातार सैन्य व्यवस्था को बनाए थे। वहीं राजपूत क्या कर रहे थे? सामंती सरदारों पर यह ज्यादा डिपेंडेंट थे। जब युद्ध होता था तो सामंत इकट्ठा होते थे और युद्ध को लड़ते थे। जब युद्ध नहीं होता था तो सामंत अपने अपने क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को चलाते थे। वहीं जो तुर्की शासन व्यवस्था है उसमें अस्थायी सेना थी, नगद उनको वेतन मिलता था, इक्ता प्रणाली के माध्यम से भी भुगतान किया जाता था। तुर्कों ने बहुत सारे दास खरीदे, उनको प्रशिक्षित किया और सुल्तान के प्रति इनको वफादार बनाया। जो प्रोत्साहन मिलता था दासों को सुल्तानों की सेवा के बदले वह इतना बड़ा होता था कि बहुत सारे दास प्रोत्साहित होते थे कि वह भी अपने सुल्तान के प्रति वफादारी दिखा पाए। अब हम गुलाम वंश को देखेंगे तो इसी तरह के गुलाम हमको मिलेंगे जिनको पुरस्कार स्वरूप साम्राज्य ही प्रदान किया जाता है। तो जो यह दासों की व्यवस्था थी, इस दासों की व्यवस्था ने सैन्य व्यवस्था को बहुत मजबूत कर दिया तुर्कों की। दूसरे, जब मुख्य सैनिक जाते युद्ध के मैदान में तो यह जो दास सैनिक हैं जिनमें शायद युद्ध क्षमता कम है, लेकिन यह जो राज्य की सेवा करते थे या राजा के महल की सेवा करते थे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते थे, या हम कहे जो एक लिमिटेड नंबर में सैनिकों की आवश्यकता होती है किसी भी महल में या किसी भी राज दरबार में, उसको यह पूरा कर देते थे। और जो मुख्य सैनिक होते थे वह सारे जाते थे युद्ध के मैदान में। तो यह भी एक प्रमुख कारण था जिसके कारण तुर्की सेना काफी ताकतवर थी। राजपूतों में जो राजनीतिक दृष्टिकोण की कमी है उसकी बात सतीश चंद्र भी करते हैं। वह कहते हैं कि अल-बरूनी अपने लेखन में लिखता है कि हिंदू मानते हैं कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, उनके जैसा कोई
राष्ट्र नहीं है, उनके जैसा कोई राजा नहीं है, उनके जैसा कोई विज्ञान का ज्ञाता नहीं है। तो यह जो अहम भाव था, यह भाव हिंदू समाज में हमको ज्यादा मिल रहा था। और दूसरे, जो मैंने आपको नमक वाली बात बताई कि विस्तार नहीं करना चाह रहे थे जिससे इनका धर्म भ्रष्ट हो, जो विज्ञान वाली बात है, इसमें खास बात आती है रकाब वाली। चलते हुए घोड़े पर तो सैन्य प्रशिक्षण था, उसको कभी अपनाया नहीं ठीक से, मतलब प्रारंभिक स्तर पर। अगर इनोवेटिव होते तो यह लोग भी देखते कि कुछ इस तरह की सैन्य व्यवस्था भारतीय क्षेत्र के बाहर भी चल रही है, उसको भी अपने सैनिकों को सिखाने की कोशिश करते। तो यह सारी कमियां हमको दिखती हैं भारतीय समाज में या राजपूती व्यवस्था में, जो इनकी हार का कारण बन गया। एक और विवाद मिलता है हमको पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पर। कई ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद बहुत जल्द ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। इसमें एक रचना मिलती है आपको पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जो की रचना है चंद्र बरदाई की, इसमें भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया, उनकी आंखें फोड़ी गई और बाद में उनको मार दिया गया। पृथ्वीराज रासो का जो आखिरी के कुछ पेज हैं, वह कहते हैं कि चंद्रबरदाई के पुत्र ने लिखी है, और उसमें बताया गया है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया जाता है। इसमें एक तथ्य मिलता है हमको शब्द भेदी बाण का, जो कि चलाना जानते थे पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी यह बात जान गया था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की इस क्षमता का परीक्षण करना चाहता था, और युद्ध के बाद ही पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी। तो जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को प्रदर्शन के लिए बुलाता है तो चंद्रबरदाई भी इसके साथ होते हैं। और पृथ्वीराज रासो क्या बताता है कि चंद्रबरदाई शब्दों के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, और उसके बेसिस पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तीर मारते हैं। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट समान, यह आपने सुना होगा। तो इस तरह से जब बताते हैं चंद्रबरदाई, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तीर मार देते हैं। बाद में चंद्रबरदाई पहले पृथ्वीराज चौहान को मारते हैं और बाद में स्वयं को मार देते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का कहना था कि वह शत्रु के हाथों नहीं मरना चाहते। तो इस तरह के घटनाक्रम भी हमको मिलते हैं। समझाने का प्रयास यह है कि जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, उस पे भी इतिहासकारों में अलग अलग मत है। एक मत मैंने आपको बता दिया। मिन्ना सिराज कहते हैं कि हार के बाद उनको पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। हालांकि एक हसन निजामी नाम का इतिहासकार है और यह प्रमाण इस्तेमाल करता है सिक्कों का। यह बताता है कि जब पृथ्वीराज चौहान 1192 में युद्ध हार गए थे, तो उसके बाद भी अजमेर के क्षेत्र में हमको उनके सिक्के क्यों मिलते हैं, और अगर उनके सिक्के अजमेर के क्षेत्र में हमको मिलते हैं, इसका मतलब अजमेर के क्षेत्र में उनका शासन था। तो यह क्या कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने इनको हराया, और जो पुरानी परंपरा थी, जैसा इन्होंने अन्य राजाओं के साथ किया था कि उनको जीतकर फिर उन्हीं को शासन व्यवस्था का नियंत्रणकर्ता घोषित कर देते थे। तो यहाँ पर मत दिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की भी नियुक्ति कुछ इसी प्रकार कर दी गई। लेकिन जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पर एक नाम मिलता है श्री मोहम्मद सैम, और श्री मोहम्मद सैम के नाम पर निजामी इसका विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि अगर सिक्के पृथ्वीराज चौहान के थे तो उस पर श्री मोहम्मद सैम क्यों लिखा था। इसका मतलब है कि मोहम्मद गौरी का यहाँ प्रभाव था। राजा कौन था यह तय नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे उनको राजा बना दिया गया था। तो निजामी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के बाद ही मार दिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे मत हमको तराइन के युद्ध के विषय में और पृथ्वीराज चौहान के विषय में मिलते हैं। तराइन का जो युद्ध था, यह भारतीय समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन की घटना थी, क्योंकि इसी के बाद कहीं ना कहीं जो गुलाम वंश की नींव थी भारत में, वह पड़ी, और गुलाम वंश एक व्यवस्था के तहत स्थापित हो गया। और जब यह व्यवस्था के तहत स्थापित हो गया, तो धीरे धीरे अन्य वंश भी आते रहे और एक दूसरे को रिप्लेस करते रहे। बाद में यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित होगा। तो जो मुगल साम्राज्य की नींव थी, साम्राज्य की व्यवस्था की, और स्पेशली दिल्ली, आगरा, इन क्षेत्रों पर नियंत्रण की, वह आधार कहीं ना कहीं प्रदान किया था गुलाम वंश ने। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय व्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कितना बड़ा प्रभाव हुआ था तराइन के दूसरे युद्ध का। आने वाले वीडियोस में हम इसको और डिटेल से कवर करेंगे और हम देखेंगे कि तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वह अन्य क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले आता है, स्पेशली गंगा घाटी में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।